नमस्कार दोस्तों। 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में हम धातु और अधातु टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेकंड सीरीज लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास में है, क्रायोलाइट अयस्क है। देखो तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, सबसे पहली बात तो अयस्क क्या होता है। अयस्क यानी धातुओं के वे खनिज पदार्थ, खनिज यानी वो जिन्हें जमीन से खोदकर हम निकालते हैं और जिन्हें जमीन से खोदकर निकाल से धातुओं को प्राप्त करना हमारे लिए आसान है। अब अयस्क क्या, अब जिनको भी हम जमीन से खोदकर निकालेंगे वो सारे के सारे हमारे खनिज होंगे, लेकिन उन खनिजों में से भी वे खनिज जिनसे किसी पर्टिकुलर धातु को प्राप्त करना आसान है, कम लागत में हो जाता है और जिससे धातुओं की प्राप्ति अधिक मात्रा में हो सकती है, ऐसे किसी खनिज को हम उसका अयस्क कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्रायोलाइट अयस्क है। ऑप्शन हमारे पास में है तांबा यानी कॉपर मेटल का, लोहा यानी आयरन धातु का, एल्यूमिनियम यानी एल का और मैग्नीशियम यानी Mg। ये हमारे इन सभी धातुओं के एलिमेंट के सिंबल या प्रतीक होते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि भाई दो लेटर्स का जो आपका सिंबल है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। ठीक है, ये हमें कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं जो ध्यान रखनी होंगी। तो प्रश्न देखें, क्रायोलाइट अयस्क है, हम जानते हैं क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, नाइट्रोजन अणु N2। देखें यहाँ पर ये दो जो है ये इसकी एटॉमिसिटी या परमाणविकता को रिप्रेजेंट करता है। क्या होती है परमाणविकता? किसी भी परमाणु के कितने परमाणु जब आपस में मिले और उनके आपस में मिलने से अणु का निर्माण हो जाता है। तो नंबर ऑफ एटम जो आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं उनकी संख्या को अपन परमाणविकता या एटोमिसिटी कह देते हैं। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर एटोमिसिटी हमें 2 दे रखी है। N2 अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या है। सहसंयोजक बंध हम जानते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए हमारे पास में है और कोई दूसरा एलिमेंट ए हमारे पास में है, तो दो एलिमेंट जो आपस में हमारे सामने हैं, अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर करें तो दोनों के बीच में एक सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। यानी एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट ए द्वारा दिया गया और एक दूसरे एलिमेंट द्वारा दिया गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर या युग्म मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन को चेक करें, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो परमाणु क्रमांक होता है 7। पहले कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए वह अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है यानी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है यानी ग्रहण कर सकता है, या फिर दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या ग्रहण करेगा तो आयनिक बंध का निर्माण होगा, प्लस या माइनस का आवेश आ जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो वहां किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं आता। तो नाइट्रोजन देखें, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम भी हमारा नाइट्रोजन है, इसके भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको अगर हम लुईस बिंदु संरचना के रूप में दर्शाएं तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम हमारे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, इसलिए दोनों नाइट्रोजन आपस में मिलकर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजुअल एक एटम के पास थे और ये दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, इसलिए 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखें तो फिर से हम हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा। इसके निकटवर्ती जो अक्रिय गैस होती है वो हमारी होती है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 2 और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन को अक्रिय गैस विन्यास तक पहुंचने के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। तो जब एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो
कितने, एक बंध का निर्माण हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन एटम के पास में बाह्यतम कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास में रहेगा एक आबंध। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने, एक आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कॉपर पाइराइटीज का रासायनिक संगठन निम्नांकित में से कौन है। रासायनिक संगठन यानी कि हमसे इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है। हमने पढ़ा दैट कॉपर पाइराइटीज, यह कॉपर का अयस्क होता है। और जनरली हम जितने भी पाइराइटीज, आप इस शब्द को ध्यान दें, पाइराइटीज जो अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, यानी उनमें एलिमेंट सल्फर -2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित हो जाएगा। तो देखें कॉपर के साथ में सल्फाइड अगर उपस्थित है, यहाँ पर इन सभी में कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, लेकिन यहाँ देखें कॉपर और सल्फाइड जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम कहें इसका आवेश जो है वो -2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो कॉपर मेटल का अयस्क जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 कैरी करता है, कॉपर पाइराइटिस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मिश्र धातु क्या होती है, जब मान लीजिए हमने कोई एक मेटल लिया, मेटल M1, और हमने एक दूसरा मेटल लिया M2। अब ये 2 मेटल हो सकती हैं या फिर 2 से ज्यादा मेटल भी हम ले सकते हैं, तीसरा मेटल M3 M4 भी हो सकता है। जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल आपस में मिले और मिलकर के एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन या एक नई धातु, नई प्रकार की धात्विक गुणों वाला पदार्थ संश्लेषित कर लेते हैं, तो इनके इस कॉम्बिनेशन को अपन मिश्र धातु कह देते हैं। ठीक है, या अलॉय कह देते हैं। तो अब ये जो मिश्र धातु है यह क्यों बनाई जाती है, तो मिश्र धातु का उपयोग धातुओं को उनकी गुणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि भाई धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, अब हमें कहीं कठोरता से और अधिक कठोर सब्सटेंस अगर हमें बनाना है जिसकी चालकता अधिक हो, जो अच्छे से लंबे समय तक चमकता रहे, जो खराब नहीं हो, तो ऐसे गुणों को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं। ऐसे पदार्थ अपने क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। अब मेटल हम जानते हैं, देखो मरकरी एक मेटल है, लेकिन मरकरी के बारे में खास बात क्या कि यह कमरे के ताप पर पाई जाने वाली एकमात्र द्रव धातु होती है, लिक्विड मेटल है यह। हमने पढ़ा धातुएं जो होती हैं वो कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, कमरे के ताप पर सॉलिड होती हैं, जिनका गलनांक उच्च होता है। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाया जाता है। अब पारे को हम किसी और धातु के साथ में मिलाएं, तो पारे को किसी भी धातु के साथ में मिलाने पर उनका जो अलॉय मिश्र धातु बनती है उसको अपन बोल देते हैं अमलगम। जैसे अगर हम सोडियम के साथ में पारे को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा सोडियम का अमलगम। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम के साथ में पारे को मिलाएं तो ये कहलाएगा मैग्नीशियम का अमलगम। यानी किसी भी धातु के साथ पारे को अगर मिला करके हम उसका अलॉय बनाएं तो वह उस पर्टिकुलर धातु का अमलगम कहलाता है। तो प्रश्न का सही ऑप्शन हमारे पास में रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखो 2 धातुएं हमारे पास में है, पहली है कॉपर और दूसरी है टिन, Cu और Sn। तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कांसा हमारे पास में रहेगा। होने को तो ये चारों ही मिश्र धातुएं हैं, पीतल भी, ड्यूरेलिमिन भी और सोल्डर भी, लेकिन कांसा वो मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और टिन पाए जाते हैं, जिनकी प्रतिशत मात्रा लगभग 60% कॉपर और 40% टिन की होती है। अब ये लगभग है, अबाउट इक्वल है, हो सकता है कहीं ये 65 और 35% हो और कहीं ये 70-30 का रेशियो हो जाए, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट 60% और 40% का रेशियो इसमें होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से पीतल किसकी मिश्र धातु है। देखो पहले जो आया था वो ब्रॉन्ज था, कांसा, और अब जो है वो ब्रास है, पीतल। ठीक है, तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल हमारी मिश्र धातु होती है कॉपर और जिंक की, Cu प्लस Zn। Cu और Zn यानी जिंक और कॉपर की जो मिश्र धातु है वो हमारी हो जाती है पीतल, और कॉपर और टिन की मिश्र धातु को अभी हमने नाम दिया था कांसा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की
मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी हमारे पास में एक एल्यूमिनियम की मेटल रॉड है, इस एल्यूमिनियम की मेटल रॉड के ऊपर अगर हम एल्यूमिनियम की किसी ऑक्साइड का कोटिंग कर दें, उसका आवरण चढ़ा दें या उसका लेपन कर दें, तो एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम की मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 की कोटिंग करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम अपनी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, 0 से किस में, +3 में चेंज हो जाता है, और एनोड ऐसा किस इलेक्ट्रोड पर होगा, एनोड पर होगा, और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एनोडीकरण। ठीक है, क्या प्रोसेस, एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, हीलियम गैस का रासायनिक आचरण निम्न में से किसके जैसा है। सक्रिय गैस, अक्रिय गैस, उदासीन गैस या इनमें से कोई नहीं। सक्रिय गैस यानी वे गैसें जो आसानी से क्रिया कर जाती हैं, जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना देती हैं। अक्रिय गैसें यानी आवर्त सारणी में हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो रासायनिक रूप से किसी अन्य मेटल या नॉन मेटल या किसी और सब्सटेंस के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो गैसियस फेज में पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें अक्रिय गैस या नोबेल गैस कह देते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, उस आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है। कौन सा वर्ग, 18वां वर्ग। किसने दी थी आवर्त सारणी, हेनरी मोजले ने। तो मोजले की आवर्त सारणी में इन्हें रखा गया है 18वें वर्ग में। लेकिन मोजले से पहले जो रशियन साइंटिस्ट हमारे पास में आए थे, मेंडलीफ, उन्होंने इन अक्रिय गैसों को अलग से स्थान दिया था शून्य वर्ग के रूप में। शून्य वर्ग के रूप में क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैस हैं, रासायनिक रूप से किसी प्रकार से अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, तो इनकी संयोजकता 0 हो जाती है, इसी वजह से इन्होंने इसको शून्य वर्ग में रख दिया। तो ये अक्रिय गैस हमारी होती हैं। कौन कौन सी होंगी, तो हीलियम एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमें लिख के दिया हुआ है। हीलियम के अलावा नियन जो 10वें परमाणु क्रमांक पर आती है, उसके अलावा आर्गन जो 18वें परमाणु क्रमांक पर आती है, इसी प्रकार जीनन और रेडॉन, ये हमारी क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, जो रासायनिक रूप से किसी और एलिमेंट, वो चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, उनके साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। देखो परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें जल का अणुसूत्र पता होना चाहिए। जल यानी अणुसूत्र हम कहेंगे H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम हमारे पास में है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात हमारे पास में हो गया 2:1। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स किया जाए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात पूछें, तब हम इसको कहेंगे 1:2। प्रश्न हमसे जिस ऑर्डर में पूछेगा उसी ऑर्डर में हम उनके अनुपात को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा और ऑक्सीजन का पूछेगा, यानी पहले हाइड्रोजन पूछा है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का करेक्ट रेशियो होगा 2:1। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रश्न संख्या 11, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। इसी प्रकार देखो हमें नाइट्रोजन का अणुसूत्र पता है, तो हम इस प्रश्न का भी आसानी से आंसर कर देंगे। अमोनिया, इसका अणुसूत्र होता है NH3, जहां पर नाइट्रोजन एक एलिमेंट और हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है। अब देखो जहां हमने अपना पहला प्रश्न देखा था, जब मैंने आपको कहा था एलिमेंट यानी तत्व अगर है तो उसके लेटर का पहला, उसके सिंबल का पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल है। यहाँ हमें ये बात रिकॉग्नाइज करनी होगी कि जब हम पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद में दूसरा लेटर भी कैपिटल अगर लिखते हैं, तो यह 2 अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 एलिमेंट जब एक फिक्स प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन का 1 एटम जब हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलेगा, तो हमेशा अमोनिया NH3 का ही फॉर्मेशन होगा। जब यह अनुपात निश्चित होता है,
तो एलिमेंट के निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनती है उस केमिकल सब्सटेंस या स्पीशीज को हम कह देते हैं यौगिक या कंपाउंड। तो चाहे जल हो चाहे अमोनिया हो, ये दोनों क्या है, कंपाउंड होते हैं। और अमोनिया के एक अणु में, तो अणु क्या हो गया इसका NH3, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो, देखो पहले नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन पूछा गया है, तो रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अब ये ऑक्साइड है, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट जो है वो तो ऑक्सीजन होगा। अब पहला एलिमेंट क्या है, इसके ऊपर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर पहला एलिमेंट हमारे पास में धातु है और धातु का कोई ऑक्साइड बने, तो जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। वहीं अगर कोई अधातु है और उस अधातु की वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, तो उस अधातु के जितने भी ऑक्साइड बनेंगे वो सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब अगर हम आवर्त सारणी, जो मोजले द्वारा हमें आधुनिक आवर्त सारणी सुझाई गई है, हम अगर उसको याद रखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट सारे अरेंज्ड हैं, बाईं ओर जो उपस्थित हैं वो सारे के सारे होती हैं धातुएं, और राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट हैं यानी दाईं ओर जो उपस्थित एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं अधातुएं। यानी अगर हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, धातुओं से अधातुओं की तरफ जा रहे हैं, यानी अधात्विक गुण बढ़ते जा रहे हैं। अब हम ऑक्सीजन के अलावा ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन अगर चेक करें तो कहेंगे देखो सोडियम ये हमारे सबसे बाईं ओर पाया जाता है, इसके बाद में मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के नीचे ही आवर्त सारणी में पाया जाता है कैल्शियम, और यहाँ 16वें वर्ग में हमारे पास में उपस्थित होता है सल्फर। तो देखो सबसे राइट हैंड साइड पे कौन, सल्फर एलिमेंट उपस्थित है। तो सल्फर के जितने भी ऑक्साइड होंगे, पहली बात तो ये अधातु है, ये तीनों धातुएं हैं। तो अब ये तीनों धातुएं हैं तो धातुओं के ऑक्साइड तो हो गए क्षारीय, और अधातु सल्फर का ऑक्साइड हो गया अम्लीय। तो प्रश्न का सीधा सा उत्तर तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सल्फर के अलावा हमें कोई और अधातु दे दी जाती, जैसे कार्बन अगर हमें दे दिया जाता, तो हम यहाँ चेक करें, सल्फर हमारे पास में होता है 16th ग्रुप में और कार्बन हमारे पास में होता है 14th ग्रुप में। तो कार्बन और सल्फर में से सल्फर सबसे राइट हैंड साइड पे है, दाईं ओर है। ठीक है, तो अगर सल्फर दाईं ओर है तो कार्बन के ऑक्साइड यानी CO2 और सल्फर के ऑक्साइड SO2 में से हम कहेंगे SO2 की अम्लीयता कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो अगर आपको दिया गया एलिमेंट धातु, धातु और धातु है, तो जो अधातु के साथ बना हुआ एलिमेंट है, सल्फर के साथ बना हुआ एलिमेंट है, वही अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हमें दो अधातुएं दे दी जाएं तो तुलना कैसे करेंगे, हम उनकी आवर्त सारणी में रिस्पेक्टिव पोजीशन चेक करेंगे। वो अधातु जो सबसे दाईं ओर है उसके ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कांसा किसके मिश्र धातु है। देखो तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, जो हमें सिल्वर, गोल्ड और कांस्य पदक, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला करता है। तो ब्रॉन्ज यानी कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो हमने चेक किया दैट कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का अराउंड 60-40 के रेशियो में बनी हुई मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब एक एलिमेंट ए अपना इलेक्ट्रॉन देकर के कैटायन बनेगा, धनायन बनेगा, और एक एलिमेंट बी उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन बन जाएगा यानी ऋणायन बनेगा। अब ये जो कैटायन और एनायन बने हुए हैं, धनायन और ऋणायन बने हुए हैं, इन धनायन और ऋणायन हमने पढ़ा कि जो विपरीत आवेशित आयन हैं इनमें आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है। एक धनावेश दूसरे ऋणावेश की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, और इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वह बंध होता है हमारा आयनिक बंध। या ऑप्शन में चेक करें, देखो वैद्युत संयोजक, क्योंकि इन पर आवेश है इसलिए वैद्युत संयोजक, और
फिक्स कॉम्बिनेशन में ये मिलेंगे, इस वजह से इसको अपन कहेंगे कंपाउंड या यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी एक्सचेंज होना चाहिए, और अगर एलिमेंट ए अपना एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट बी के साथ साझा कर रहा है, देखो अगर ये शेयरिंग हो रही है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो अकेले एटम ए के हैं ना ही एटम बी के हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एटम का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो ऐसा जो बंध बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एलिमेंट ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दे दिया, और ये कैटायन बन गया, धनायन हो गया। एलिमेंट बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये एनायन या ऋणायन हो गया। अब इन धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल है उसको अपन आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहेंगे, और इस प्रकार जो कंपाउंड बनेंगे उनको अपन वैद्युत संयोजक यौगिक कह देते हैं। प्रश्न संख्या 14 करेक्ट ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है। अब विद्युत ऋणात्मक यानी जिस पर नेगेटिव आवेश आएगा। अब नेगेटिव आवेश आएगा इसका मतलब कब आता है कि जब कोई एलिमेंट ए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उस पर ऋणावेश आएगा। तो हमसे प्रश्न दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस तत्व की होती है, कौन है वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। भाई अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति किसकी होगी, तो फ्लोरीन वो एलिमेंट होता है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, फ्लोरीन। उसके बाद में अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा हो जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में रहेगा सी। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न को चेंज करके विद्युत ऋणात्मक की जगह धनात्मक हो जाता, तब हमें क्या चेक करना होता, धनात्मक का मतलब एलिमेंट ए को इलेक्ट्रॉन दे करके कैटायन बनना पड़ेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं धातुएं। तो हमें इन धातुओं में से चेक करना पड़ता कि वो कौन धातु है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों तो धातुएं हैं, इसलिए ये दोनों तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आयोडीन और फ्लोरीन की हमें तुलना करनी है, तो फ्लोरीन यह आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता दर्शाने वाला तत्व होता है, और फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे कौन, ऑक्सीजन एलिमेंट आ जाता है। मान लीजिए कभी फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं गिवन और फ्लोरीन की जगह आपको ऑक्सीजन दे रखा है, तो हमें याद रखना है अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो फ्लोरीन के बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखिए, अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके प्राय किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर धातुएं हैं तो धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, लेकिन अगर अधातुएं हैं तो इन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगी, तो उस ऑक्साइड की नेचर क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखें, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की होती हैं। तो हमसे यह धातुओं की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम जानते हैं धातुएं यानी कि वो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेशित कण होता है, और जिस पर आवेश होगा वो क्या करेगा, धारा को आसानी से बहने का काम करेगा। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की गुड कंडक्टर यानी सुचालक होती हैं, जिनमें धारा आसानी से बह जाती है। एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, हमारे घरों में जितने भी वायरिंग लगी हुई है, हमारे घरों में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं पंखा चल जाता है, तो लाइट स्विच से लेके जो पंखे तक पहुंच रही है उसके लिए एक वायर हमने लगाया हुआ है। दैट वायर जो है हमारा कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर क्या होती है, मेटल। तो जितनी भी धातुएं जो होती हैं वो विद्युत के सुचालक हैं। हम तवे पर रोटी बनाने का काम करते हैं, अब तवा यानी कि लोहे का बना हुआ, और वो लोहा क्या कर रहा है, आसानी से रोटी सेकने का काम करता है। तो क्या होगा, गैस पर रखेंगे, तवा गर्म होगा और उस पर रखी हुई रोटी आसानी से सिक जाएगी।
तो तवा यानी लोहा क्या होता है, विद्युत का सुचालक या ऊष्मा का सुचालक होता है। तो धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुएं जनरली जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन उपधातुएं जो होती हैं, उपधातु यानी वो जो ना तो धातु हैं और ना ही अधातु हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों जैसे ही गुण कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट हमारे कहलाएंगे उपधातुएं। और उपधातुएं जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो हमारी उपधातुओं में कंसीडर हो जाती हैं, और इनके क्या बने होते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बने हुए होते हैं। तो धातुओं के लिए प्रश्न पूछा गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक होती हैं कौन, धातुएं। नेक्स्ट, हीरा निम्नांकित में से किसका अपर रूप है। हमसे अपर रूप पूछा हुआ है, और अपर रूप यानी हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के फॉर्म जो नेचर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। किसी भी तत्व की शुद्ध अवस्था में प्रकृति में पाए जाने वाले जो फॉर्म है उनको अपन एलोट्रॉप या अपर रूप कह देते हैं। ठीक है, तो हीरा यानी डायमंड किसका अपर रूप होता है, तो डायमंड अपर रूप हो जाता है हमारे कार्बन का। ठीक है, डायमंड के अलावा भी कार्बन के 3 अपर रूप हमारे पास में होते हैं। 2 अपर रूप कौन कौन से और होंगे, जिसमें पहला अपर रूप हो जाएगा हमारे पास में ग्रेफाइट और दूसरा हो जाएगा फुलरीन। ठीक है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के 3 अपर रूप हमारे पास पाए जाते हैं। ऐसे ही गंधक के भी हमारे पास में अपर रूप होते हैं, और ऐसे ही फास्फोरस के भी हमारे पास में अपर रूप होते हैं। फास्फोरस के 3 अपर रूप हमें देखने को मिलते हैं, जहां एक फास्फोरस होगा आपका रेड फास्फोरस, दूसरा हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस, और तीसरा हो जाएगा ब्लैक फास्फोरस। लाल, सफेद और काला 3 अपर रूप इस फास्फोरस के भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन चेक करें, सबसे कठोर लेकिन प्राकृतिक पदार्थ हमसे पूछा हुआ है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, जिसको बनाने में आदमी का किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जो नेचर में अपने आप बन जाए। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है क्या, हीरा। किसके लिए काम में लिया जाता है, हीरे को हम चट्टानों को काटने के लिए उपयोग करते हैं, यानी जो पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए जाते हैं वहां पर जो ड्रिल मशीन्स होती हैं, उन ड्रिल मशीन्स में क्या हीरा वहां पर लगा हुआ होता है और कटर की तरह काम करता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, जो आदमी के द्वारा सिंथेसाइज किया हुआ नहीं है, प्रकृति ने हमें अपने आप बना करके दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। सोना, चांदी और लोहा ये तीनों की तीनों हमारी धातुएं हैं, लेकिन हीरा कार्बन यानी अधातु का एक एलोट्रॉप हमारा होता है, अपर रूप हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कार्बन के प्रकृति में 3 अपर रूप पाए जाते हैं। पहला अपर रूप हमारा रहेगा हीरा, दूसरा होगा ग्रेफाइट और तीसरा हो जाता है फुलरीन। तो 3 अपर रूप हमारे पास कार्बन के देखने को मिलते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। यहाँ पर भी एक बात हमें याद रखनी होगी, इन तीनों अपर रूप में से ग्रेफाइट जो अपर रूप है ये इकलौता अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो अपर रूप है यह विद्युत का सुचालक होता है। बहुत हीरा और फुलरीन जो है कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। सॉफ्ट होता है, हमारे घरों की जो हम पेंसिल काम में लेते हैं, जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें जो रॉड बनी हुई होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड हो जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है। तो 3 अपर रूप हमारे पास में है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलरीन भी है, यानी तीनों ही तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन धातु विद्युत का कुचालक होती है। यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन हमारे पास में हो गया। पहली बात तो धातु है, और हम जानते हैं धातुएं वो होती हैं जो विद्युत को आसानी से ले जाती हैं, यानी विद्युत का सुचालक होती हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, विद्युत के लिए कुचालक यानी इंसुलेटर पूछा हुआ है। तो सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर ये तीनों तो विद्युत की सुचालक धातुएं हैं। और कंपेयर करें लेड से, तो लेड जो होती है वो विद्युत की कुचालक धातु होती है। पीबी लेड जिसको अपन बोलते हैं विद्युत का कुचालक धातु हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसे जल में डुबो कर रखते हैं? ठीक है, जल में डुबो कर रखते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, गंधक को, आयोडीन को, लाल फास्फोरस को या व्हाइट फास्फोरस को। अब ये दोनों लाल और व्हाइट, ये दोनों फास्फोरस के अपर रूप हैं। दोनों में से किसे हम पानी में डुबो कर रख सकते हैं? ऑप्शन चेक करें। तो व्हाइट फास्फोरस हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो पानी के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी अगर हम इसको पानी में डुबो के रखे हुए हैं तो ये नॉन रिएक्टिव स्टेट में पड़ा रहेगा, अक्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन वहीं अगर अपन रेड फास्फोरस को अगर पानी में डुबो कर रखें तो जनरली रेड फास्फोरस भी पानी के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन ये सामान्यतः बात है, हमेशा नहीं होता। सामान्यतः ये पानी के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी हीट दे दें, हम इसको गर्म कर दें, सनलाइट इसको मिल जाए, तो अगर हम इसको हीट दे दें और साथ में प्रेशर को हाई कर दें, दाब बढ़ा दें, तो हाई प्रेशर पर जब हम इसको हीट देते हैं तो यह पानी के साथ में क्रिया कर जाता है। इसलिए रेड फास्फोरस को हमें पानी में नहीं रखना है, इसकी जगह हम व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबोकर रख सकते हैं। यह किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखें, निम्न में से किस धातु की आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है? अब आघात वर्ध्यता का क्या मतलब कि हम किसी भी धातु को पीटें, उस पर चोट मारें और चोट मार करके हम उसको आघात यानी चोट मार करके हम उसको फैला सकें, उसकी चादर बना सकें, उसकी शीट बना सकें। तो धातुओं की जनरल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था तन्यता भी होती है और आघात वर्धनीयता भी होती है। तन्यता का मतलब धातुओं को खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है और आघात वर्धनीयता का मतलब हम धातुओं को पीटकर उसकी फ्लैट शीट या चादर बना सकते हैं। तो निम्न में से किस धातु की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक है? हम जानते हैं चांदी यानी सिल्वर जो होता है, इसकी आघात वर्ध्यता सबसे ज्यादा अधिक होती है। पता है आपको कि सोना और चांदी दोनों ही ऑर्नामेंट्स हैं, दोनों ही आभूषण बनाने के काम में आते हैं और इनके आभूषण को हम आसानी से बना सकते हैं। एक छोटी सी चांदी का टुकड़ा अगर लें तो उससे अपन रिंग या कोई भी और ऑर्नामेंट जो होता है वो सारे के सारे डिजाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि चांदी और सोना जो है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु हमारे पास में होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य यानी जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए सोना हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वही हमारे पास में ऑर्नामेंटल एलिमेंट है, ऑर्नामेंट धातु है, तो सोना सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु हमारे पास में होती है। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? दैट हमें सोने को पीट कर खींच करके उसका तार, उसका थ्रेड, उसका धागा अगर बनाना हो तो 1 ग्राम सोने की मात्रा, बहुत छोटी सी मात्रा होती है सोना, जो आपने देखा होगा जब अपन परचेज करते हैं तो तोले में सोने को परचेज करते हैं और एक तोला में कितना 10 ग्राम सोना आता है। लेकिन हमें 10 ग्राम नहीं, हमें कितना 1 ही ग्राम सोना लेना है। तो अगर हम 1 ग्राम सोने को पीटें और स्ट्रेच करें तो हम उसको कितना दूर तक स्ट्रेच करते हैं, उससे हम कितना दूर तक धागा बना सकते हैं? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तक धागा हम बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर लंबाई तक हम 1 ग्राम सोने से बना हुआ तार खींच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, 2000 मीटर तक हम 1 ग्राम सोने से धागा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अब यहाँ देखो, हमने एलिमेंट या किसी तत्व के प्रतीक को जब देखा तो हमने कहा एलिमेंट का सिंबल ZXA होता है, जहां Z क्या? उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, और A इसका परमाणु भार है। अब हम यहाँ जो पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से अगर हम इस एलिमेंट के सिंबल की तुलना करें तो ऑप्शन नंबर ए, जहां पर परमाणु क्रमांक 9 है, 9 परमाणु क्रमांक का मतलब एलिमेंट जो ए के रूप में हमें दिया हुआ है वो फ्लोरीन है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 12, ये एलिमेंट का सिंबल होता है मैग्नीशियम का। परमाणु क्रमांक 6, यह कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी सी माने कार्बन है। और परमाणु क्रमांक 8, यह डी जो होगा वो ऑक्सीजन प्राणवायु को रिप्रेजेंट करने वाला एलिमेंट हो जाएगा।
तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से अगर अपन चेक करें, हमने किसके द्वारा निकाला, एटॉमिक नंबर के द्वारा, जेड के द्वारा हमने तुलना करके इन सभी के एलिमेंट के सिंबल यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे ही सिंबल हम लिखेंगे हमें पता चल जाएगा दैट फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारे सारे के सारे मेटल्स नहीं होते हैं, धातुएं नहीं हैं। और हमसे धातु पूछा गया है, दैट मैग्नीशियम हमारे पास में इकलौती धातु है, दैट ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन धातु है, मैग्नीशियम हमारे पास में धातु होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम आयरन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में खुला रख दें, तो वायुमंडल में जब अपन, वायुमंडल जो है उसमें नमी भी होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो अगर हम वायुमंडल में इसको खुला छोड़ दें तो लोहे पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। और लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, लोहे पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। और लोहे पर जिंक की कोटिंग करने की जो प्रक्रिया है, संक्षारण यानी जंग लगना, ये तो लोहे का ऑक्साइड बनने की प्रोसेस हो जाएगी। और लोहे पर ऑक्साइड नहीं बने या लोहे पर जंग नहीं लगे, इस प्रोसेस के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, हम या तो उसका गैल्वेनीकरण करवा सकते हैं या फिर हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो लोहे पर जिंक लेपित करने की जो प्रोसेस है, जिससे हम संक्षारण का होना रोक सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे गैल्वेनीकरण। इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या परमाणुओं की या धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम देखा, उस अभिक्रियाशीलता के क्रम में हम जानते हैं दैट जिंक जो होती है वो आयरन से ऊपर आती है, यानी जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा है। अगर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में जिंक और आयरन दोनों धातुओं रखी हुई हैं और इन्हें हमने वायुमंडल में खुला छोड़ा हुआ है, तो दोनों में से कौन पहले क्रिया करेगा, तो चूंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए जिंक वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में पहले क्रिया करेगी। और इस तरह से हम आयरन को नष्ट होने से या जंग लगने से बचा सकते हैं। दैट आयरन को जंग लगने से बचाना है, और जंग लगने से प्रोसेस बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक इस प्रश्न के लिए हमारे पास में गैल्वेनीकरण करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न धातुओं में से सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। सबसे कम सक्रिय यानी फिर से हमें धातुओं की क्रियाशीलता वाली श्रेणी लर्न करनी होगी। उस क्रियाशीलता वाली श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर आती है, जैसे कि पोटेशियम हमारे पास में आता है, फिर हमने चेक किया था कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो तत्व है उसके नीचे हमारे पास में कॉपर, Hg, Ag, Au ऐसी धातु हमारे पास में आ रही थी। तो ये जो एलिमेंट हैं वो सबसे कम क्रियाशीलता वाले होते हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन देखिए इनमें से यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए क्या करेंगे, वो जो हमने रासायनिक क्रियाशीलता वाली जो श्रेणी रखी है उस श्रेणी के अकॉर्डिंग हम इसको करेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा एल्यूमिनियम। बहुत सबसे कम सक्रिय वाली धातु जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों एल्यूमिनियम से ज्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखें, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व का नाम है। विद्युत धनात्मक मतलब एक एलिमेंट ए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता दर्शाने वाला तत्व ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है इसको हम धात्विक गुण भी कहते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक धात्विक गुण दर्शाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो चेक करें, वो जो धातुएं होंगी वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। तो जिंक ये हमारी धातु होती है, तो ये भी हमारे पास में ऑप्शन हो सकता है। कार्बन ये धातु नहीं है, इसका मतलब कार्बन करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। सोडियम ये भी हमारे पास में धातु होती है, यानी ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और सीजियम ये भी धातु है और ये भी हमारे पास में एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक पूछा हुआ है तो हमें जिंक, सोडियम और सीजियम इन तीनों में से तुलना करनी होगी कि कौन सी धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। तो वह जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है, आवर्त सारणी में जो सबसे बाईं ओर उपस्थित है, जैसा कि हम चेक कर सकते हैं सोडियम और सीजियम ये पहले आवर्त में पहले वर्ग में पाई जाती हैं, और जिंक जो है वो 12वें वर्ग में पाया जाता है। इसका मतलब जिंक भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सोडियम और सीजियम में से कौन सी ऐसी मेटल होगी जो ज्यादा क्रियाशील होगी, तो हम कहेंगे वह जो वर्ग में नीचे आती है, जो सबसे नीचे की तरफ आती है। जितना नीचे आएगी उसके इलेक्ट्रॉन देने का गुण उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो सीजियम,
सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद सोडियम और उसके बाद जिंक हमारे धातुओं की क्रियाशीलता का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर कभी एक से ज़्यादा धातुएं इस प्रकार से क्रियाशीलता के ऑर्डर में दे दी जाएं तो हम चेक करेंगे कि वह धातु जो सबसे बाईं ओर है और बाईं ओर में भी आवर्त सारणी में सबसे नीचे उपस्थित धातु है, यानी सीजियम हमारे इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये हमारे देखिए धातु और अधातुओं से जुड़े 30 प्रश्न थे। नेक्स्ट सीरीज में हम अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।